हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली। इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास का मॉक टेस्ट नंबर आप 8 देख रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारत के सभी वंशों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे पहले हमने इतिहास के 7 मॉक टेस्ट किए हैं, जिसमें आधुनिक भारत के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर किया है। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है इतिहास के मॉक टेस्ट की, साथ ही पॉलिटी के मॉक टेस्ट की, प्लस भारत का भूगोल, साथ ही भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय इतिहास के थ्योरी कोर्सेज और सामान्य अध्ययन के मॉक टेस्ट। ये सभी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई हैं, आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस किया, सभी चैप्टर्स, सभी सब्जेक्ट को हमने। इसके साथ ही हमने आपको कहा था कि सुपर टेट 2021 के लिए हम क्लासेस यहाँ शुरू करेंगे, लेकिन 10 से 15 दिन हो चुके हैं, कोई भी क्लासेस आपको नहीं दी गई है। इस बीच काफ़ी व्यस्त होने की वजह से आपको कोई भी क्लासेस नहीं आई हैं, इसके लिए माफ़ी। लेकिन अब चीज़ें रेगुलर रहेंगी। और इस बीच वो क्लासेस इसलिए भी नहीं थी क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में आप लोग इतना बिजी थे कि वहाँ काउंसलिंग के लिए, रिजल्ट के लिए, आप हर चीज़ के लिए जो है आपको भी समय लग रहा था वहाँ देखने में। लेकिन हम सोच रहे थे कि 3 से 6 के बीच में काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी 69,000 शिक्षक भर्ती की, जो सुपर टेट पिछली बार हुआ था। और जब नियुक्ति पत्र आ जाएंगे तो हम जो है नेक्स्ट जो सुपर टेट होगा उसकी क्लासेस अनाउंस करके क्लासेस को बहुत बेहतरीन ढंग से शुरुआत करेंगे। बट उस भर्ती पर अभी स्टे लग गया है, पता नहीं कितना समय लगेगा अभी, लेकिन अभी भर्ती रोक दी गई है, काउंसलिंग भी रोक दी गई है। जैसे ही इस भर्ती के नियुक्ति पत्र आएंगे उससे पहले ही हम अपनी सुपर टेट की क्लासेस आपको अनाउंस कर चुके होंगे। और जो पिछला सुपर टेट हुआ था आपने देखा, उसमें हमें, आप एग्जाम में अगर दिया हो किसी ने, तो उसमें 70 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए हुए आए थे। एक एक वीडियो, एक एक डिस्क्रिप्शन में मैं दे सकता हूँ आपको कि किस वीडियो से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और हज़ारों से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो इस चैनल से पढ़ करके वहाँ पर स्कोर अच्छा किए हैं और अच्छे मार्क्स पाए हैं और इस सुपर टेट के एग्ज़ाम को क्लियर किए हैं। उनसे भी आपको जो है रूबरू कराया जाएगा, जो भी नियुक्ति पत्र मिलने के बाद में, ज्वाइनिंग मिलने के बाद में जो भी हमारे स्टूडेंट्स रहेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं और मध्यकालीन भारत में हम शुरुआत करेंगे दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। इन वंशों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से लेकर के 1210 तक इसने शासन किया भारत में। ये गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर आपको समय पूछे भारत में, कार्यकाल इसका, या आप कह सकते हैं ये 1206 से 1210 तक इसका शासन था यहाँ पर। तो गुलाम वंश को जो स्थापित किया था भारत में वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था। मोहम्मद गोरी ने ही इसको अपॉइंट किया था। तो इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से लेकर के 1290 तक राज किया था। और इस वंश के जो शासक थे, ये संस्थापक थे, वो गुलाम ही थे, यानी दास हुआ करते थे, ना कि कोई राजा थे। इसलिए इस वंश को दूसरा नाम भी दिया गया है मामलूक वंश या मामलूक डायनेस्टी। पहले क्वेश्चन का आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे अपने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? दिल्ली का वैधानिक सुल्तान कौन था? देखिए, दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए हैं उनको क्या कहा जाता था? उनको सुल्तान कहा जाता था। और जब मुगल डायनेस्टी आई थी, मुगल वंश आया था, मुगल वंश के शासकों को बादशाह कहा जाता था। तो इसमें प्रथम वैधानिक, जो वैधानिक सुल्तान था वो था इल्तुतमिश। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसमें जो है बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को एक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। खलीफा ने इल्तुतमिश को जो है सुल्तान आजम की उपाधि दी थी। तो सुल्तान कहना जो शुरू हुआ था इस डायनेस्टी में, वो इल्तुतमिश से ही शुरू हुआ था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो अपने आप को सुल्तान नहीं कहता था, लेकिन यहाँ से प्रॉपर सुल्तान कहलाना शुरू हुए थे इल्तुतमिश से। तो प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन हुआ? इल्तुतमिश। इसका शासनकाल था 1206 से लेकर के 1210 तक। हमने देखा था किसका था, ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का। 1210 से लेकर के 1236 तक शासन किया था इल्तुतमिश ने। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा हुआ। सारे क्वेश्चन बहुत सेलेक्टिव लिए हैं, जो हर वंश या हर चैप्टर से आपको पूछे आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इल्तुतमिश ने जो है अरबी के सिक्के चलाए थे। एक्चुअली उसने चांदी का जो सिक्का था उसको, चांदी के सिक्के को टंका कहा था, और दूसरा सिक्का था तांबे का। तांबे के सिक्के का नाम था उसका जीतल।
इस पर खलीफा का नाम इस पे जो है मेंशन होता था। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ये सिक्के किसने चलवाए थे? ये इल्तुतमिश के द्वारा चलवाए गए सिक्के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक आप सब जानते हैं, ये गुलाम वंश का संस्थापक था। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। इसका राज्याभिषेक 1206 ईस्वी में हुआ था और इसकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में। जो आजकल का पोलो गेम है, पोलो घोड़े पर बैठकर इसको खेला जाता है, तो इसको चौगान कहा जाता है। इस गेम को पहले चौगान कहा जाता था। चौगान खेलते वक्त ये घोड़े पर सवार था और चौगान खेलते वक्त ये घोड़े से गिर जाने की वजह से ही इसकी मृत्यु होती है। इसको लाहौर में दफनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, और यही दिल्ली का प्रथम शासक था और इसको मोहम्मद गौरी ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। ये लाखों लाखों रुपए दान में दे दिया करता था लोगों को, जिसकी वजह से इसको एक टाइटल मिला था लाख बख्श का। इसकी एक उंगली टूटी हुई थी, जिसकी वजह से इसको जो है ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक भी कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या होगा? चौगान। ये चौहान नहीं है एक्चुअली, यहाँ पूरा आप सही से पढ़ेंगे इसको। चौगान है ये, जिसे हम पोलो कहते हैं आज का आधुनिक पोलो। चौगान की क्रीड़ा के दौरान यानी चौगान के खेल के दौरान अश्व यानी घोड़े से गिरने के पश्चात इसकी मृत्यु हुई थी। दोनों शब्द को आप सही करेंगे। ये चौगान है, ये अश्व है, यानी चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। आंसर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको इसमें से जो सही स्टेटमेंट है वो छांटने हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, खोखरों को परास्त करके गोरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने विजित हुए प्रदेशों का प्रतिनिधि ऐबक को नियुक्त किया। अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि मोहम्मद गौरी ने अपना प्रतिनिधि भारत में किसको नियुक्त किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था अपने जीते हुए प्रदेशों पे। तो पहला स्टेटमेंट तो हो जाता है बिल्कुल सही। अगर आप दूसरे की बात करें, औपचारिक रूप से 25 जून 1206 ईस्वी को ये गद्दी पर बैठा था। तो देखिए, औपचारिक रूप से ऐबक जो है 25 जून 1206 को गद्दी पर बैठा था, ये बिल्कुल सही है। और अपने शासनकाल के दौरान ऐबक ने कोई सिक्का जारी नहीं किया था, ये भी सही है, ये भी सही है। और इसमें देखिए, राज्यारोहण के समय ऐबक जो है दास्ता यानी स्लेवरी से मुक्त नहीं था, वो एक गुलाम था। इसलिए इसने क्या है, सुल्तान की पदवी ग्रहण नहीं की थी। हमने अभी आपको बताया है कि दिल्ली सल्तनत के जितने शासक हुए हैं वो अपने आप को सुल्तान की उपाधि देते थे या उनको सुल्तान कहा जाता था, सिवाय किसके? इसने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। किसने नहीं कहा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसमें से किसने सुल्तान की पदवी ग्रहण नहीं की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं की थी। और प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत का? इल्तुतमिश था। तो इसमें आप देखिए कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो जाते हैं आपका। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। इसमें देखिए, इसमें जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। ठीक है, इसमें ये गलत हो जाता है क्योंकि इसमें सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी। तो ए बी सी डी ये आपके बिल्कुल सही हैं। तो इसमें आप यहाँ करेंगे 1 2 3 4 या ए बी सी डी करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इनको रिप्लेस करेंगे। शुरुआत के चारों स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? यानी उसको वहाँ से गद्दी पे से हटाने में किसका हाथ था? इसकी अगर हम बात करें तो रजिया सुल्तान, एक क्वेश्चन आता है इस पे, दिल्ली के प्रथम महिला शासक कौन थी? दिल्ली की पहली महिला सुल्तान कौन सी थी? कौन थी ये? रजिया बेगम थी। तो रजिया बेगम जो है दिल्ली की या दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक थी। पहला क्वेश्चन ये बनता है। ये तुर्कों की सहायता से 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी थी और उसने दरबार में तुर्क जो हुआ करते थे उनके वर्चस्व को समाप्त करने के लिए गैर तुर्कों को जो है सामंत नियुक्त किया अपने यहाँ, और जिससे जो अमीर तुर्क थे उन्होंने अल्तूनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध जो है बहुत सारे रिवोल्ट किए, विद्रोह किए और बाद में रजिया को सत्ता से हटवा दिया गया। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल के पास रजिया की हत्या कर दी गई थी, जैसी कि स्टोरी हमने डिस्कस की थी थ्योरी कोर्स में। आप वहाँ देख लीजिएगा इसकी थ्योरी, आपको बिहाइंड जो क्या क्या हुआ था, इन क्वेश्चंस के पीछे क्या कहानी है वो सब हम पहले ही ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपने। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गयासुद्दीन बलबन के संबंध में सही नहीं है? असत्य वाला बताना है जो रॉन्ग है आपको। उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए इनको समझते हैं जितनी भी स्टेटमेंट है। देखिए, भारत में एकता सिस्टम जो था, एक एकता प्रणाली को मोहम्मद गौरी ने शुरू किया था। सवाल आएगा, भारत में एकता सिस्टम या एकता प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अगर प्रारंभ करने की बात है एकता प्रणाली को, तो मोहम्मद गौरी ने इसको
चलाया भरता शुरू भर किया था, लेकिन इसको इसको एक सिस्टमैटिक रूप से ये व्यवस्थित स्वरूप में लाने के लिए भारत में श्रेय दिया जाता है इल्तुतमिश को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम इक्तेदार हुआ था, इसे झांसी की इक्तेदारी प्रदान की गई थी। इसका कार्यकाल था 3 वर्ष का। बाद में जो है बलबन 1266 ईस्वी में ये शासक बनता है और 1288 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन करेगा, और ये अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को भी इसने अपनाया था। ये ऐसा प्रथम शासक था जिसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया, जैसे इसमें नौरोज़ उत्सव था। तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं और कौन सा सही नहीं है, आपको सही नहीं है वो वाला बताना है। तो इसमें बी ऑप्शन देखिए, इसने इक्तदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी। इसने नहीं प्रारंभ की थी, जबकि ये इक्तदारी सिस्टम प्रारंभ किसने किया था? मोहम्मद गोरी ने स्टार्ट भर किया था उसको, लेकिन उसको एक परिपक्व स्टेज, मैच्योर स्टेज में ले जाने वाला इल्तुतमिश था। ठीक है, इसने नियामत खुदाई का प्रतिपादन किया था, ये ठीक है, इसका ये सत्य है इसके बारे में। तुर्कान चहलगानी का प्रभाव इसने समाप्त किया था, बंगाल के विद्रोह का भी इसने दमन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में ये कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी इनमें से किसने अपनाई थी? गयासुद्दीन बलबन ने रक्त और लौह की नीति को अपनाते हुए जो अमीर थे और विद्रोही थे उनको एक तरीके से उनका दमन किया उसने, और इसने जो है राजत्व की विचारधारा, एक कॉन्सेप्ट था राजत्व की विचारधारा, इसका भी इसको प्रपोज किया था इसने। इस विचारधारा के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर खुदा या ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत खुदाई कहलाता है वो। तो सुल्तान यहाँ पर अभी हमने पिछला जो क्वेश्चन देखा था उसमें स्टेटमेंट में था एक, ठीक है, आपने देखा कि उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। वो स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, देखिए बी ऑप्शन, गयासुद्दीन बलबन या सिंपली बलबन। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, किसको द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी, इस क्वेश्चन को अलग से पूछेगा। इनमें से सेकंड अलेक्जेंडर सेकंड किसको कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है, कौन है ये व्यक्ति? या इसको ऐसे पूछेगा कि इसमें से किसको सिकंदर सानी कहा जाता है, यानी दूसरा सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर घोषित किया था, ऑप्शन डी ये रहा इसका सही आंसर। ये क्यों? इसकी महत्वाकांक्षा ये थी इसकी, ये विश्व विजेता बनना जिस तरह से शुरू से बताते हैं। देखिए जो अलेक्जेंडर था, जो सिकंदर था, उसने आप जानते हैं पूरी दुनिया को लगभग उसने जीत लिया था, पूरे विश्व को उसने जीत लिया था, और उसी तरह से अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर अलाउद्दीन खिलजी भी खुद को जो है विश्व विजेता बनाना चाहता था, जिसकी वजह से इसने खुद को सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर अपने आप को कहा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार अधिनियम मार्केट सिस्टम को जो है लागू किया था, और इसने जो उसके सैनिक हुआ करते थे उस बाजार सिस्टम में इन सैनिकों को रखा था उसकी देखभाल के लिए। इसका उद्देश्य ये था कि कम खर्च पर जो बहुत बड़ी सेना इसने रखी है उस पर कंट्रोल पाना मुमकिन हो सके। 3 प्रकार के बाज़ारों की इसने स्थापना की थी। इसमें अनाजों का बाज़ार था इसके पास, दूसरा कपड़ों का था, और इसमें जो है इस तरह मवेशियों जैसे घोड़े मवेशी और गुलामों का बाज़ार भी था। इस तरह से सेटअप इसने किए हुए थे। इसका आंसर भी ऑप्शन सी रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय यहाँ पर देवगिरी में कौन शासन कर रहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने जो मलिक काफूर था इसका गुलाम था मलिक काफूर इसके साथ बहुत ज़्यादा इसका वफादार था। ये ज़्यादातर इसने युद्ध या जितने भी अभियान थे वो मलिक काफूर के नेतृत्व में जीते थे। तो अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी जो कि 1307 ईस्वी में चढ़ाई की थी। कहाँ पर है? तेलंगाना में है। होयसल में इसका अभियान चलाया था उसने। देवगिरी के राजा उस समय कौन थे? राजा रामचंद्र देव, उसको पराजित किया था। राजा रामचंद्र देव ने, यहाँ पर देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर राजा रामचंद्र देव, ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को उनके काल क्रमानुसार आपको अरेंज करना है। इसमें अगर हम पहले बात करें दोआब, जो दोआब क्षेत्र, ये एक फर्टाइल लैंड होती है, एक उपजाऊ भूमि होती है, 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को ही हम दोआब बोलते हैं। तो दोआब में कर वृद्धि इसने 1325 में की थी, और इसने अपनी राजधानी में परिवर्तन 1326 में किया था। उसके बाद में इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। उसके बाद इसका खुरासान अभियान था। इसमें अगर ऑप्शन आप देखना चाहो तो 1, 3, 2, 4 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल,
दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल, दफ्तर रोजगार बनवाए थे? देखिए, तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जनहित कार्य जो होते हैं, जो सोशल वर्क आप कह सकते हैं, जो लोगों की भलाई के लिए थे, उसमें ब्राह्मण या एक तरीके से कह सकते हैं आप, एक्चुअली जो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपने टाइम पीरियड में कुछ डिपार्टमेंट्स का जो है यहाँ बनवाए थे। एक था दीवाने खैरात। दीवाने खैरात, ये इसको खैरात विभाग यहाँ बोला गया है। दीवाने खैरात हुआ करता था असहाय और गरीब लोगों की मदद के लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो दीवाने खैरात बनाया था वो किसके लिए था? वो असहाय और गरीबों की मदद के लिए था। दूसरा था दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान को दास विभाग भी कहा जाता है, यानी स्लेवरी आप कहेंगे स्लेव डिपार्टमेंट। दारुल शफा, दारुल शफा जो है सरकारी अस्पताल था ये, और दफ्तर रोजगार ये इसकी स्थापना इसने की थी। तो इसमें आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, और ये सभी इसने यहाँ पर बनवाए थे। तो इस मॉक टेस्ट में हम रहने देते हैं इतने ही क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट मॉक टेस्ट में करेंगे अपने। और सुपर टेट के लिए हम पहले आपको सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक एक करके चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाना शुरू करेंगे, ताकि आपकी जो अगली भर्ती आएगी उसमें जिस तरह से इस बार 1 या 2 अंक से आप चूके हैं वो कमी ना रह जाए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।